तो भाई चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2, यानी कि चैप्टर नंबर 2 का हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का आपका नाम है बहुपद और इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे यहाँ पे। और जो इंट्रोडक्शन होगा या फिर जो भी हम पढ़ेंगे वो नई किताब के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी कि जो आपका नया सिलेबस है या नई किताब है उसके हिसाब से हम अब पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको हल्का सा बता दूं कि सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है। हो सकता है कुछ बच्चों के पास अभी पुरानी किताब हो, कुछ बच्चों के पास नई किताब हो। तो अगर आपके पास पुरानी किताब भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आप पढ़ सकते हो। बस आपको याद रखना है कि अगर आपके पास पुरानी किताब है तो जो अध्याय 2 है उसमें जो प्रश्नावली 2.1 और 2.2 है वही आपको पढ़नी है। 2.3 और 2.4 डिलीट हो चुकी है, ये आपको नहीं पढ़ना है। और अगर आपके पास नई किताब है फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो पुरानी किताब में 2.1 है वही नई किताब में 2.1 है, यानी कि कोई चेंज नहीं है, वही सीधा सीधा प्रिंट किया गया है। और जो पुरानी किताब में 2.2 है वही नई किताब में भी 2.2 है। बस नई किताब में अंतर इतना है चैप्टर नंबर 2 में कि चैप्टर नंबर 2 की जो प्रश्नावली डिलीट हो गई हैं, हट गई हैं, उनको प्रिंट नहीं किया गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जब भी कोई नया चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो पहले आपको सिलेबस बता दिया करूंगा उसी चैप्टर का, पूरी सारी किताब का नहीं, उसी चैप्टर का, ताकि आपको ये पता रहे कि हमें इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। चलिए, तो अभी ये दूसरा चैप्टर का सिलेबस समझो आप इसे। ठीक, चलो यहाँ पे देखो, अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, यानी कि परिचय की, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है, बहुत सारे बच्चों को कमेंट आए कि काफ़ी बढ़िया से समझ में आया उन्हें। तो यार देखो, चैप्टर नंबर 1 जैसे समझ में आया वैसे ही चैप्टर नंबर 2 भी आपको समझ में आएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखो, बहुपद नाम है इस चैप्टर का, तो पहले समझते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद की सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं हैं। ठीक है, सिंपल सी जो डेफिनेशन या परिभाषा है इसकी, जो मुझे सबसे सिंपल लगती है, वो है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घातांक एक प्राकृत संख्या हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई भी बीजीय व्यंजक ले लो आप, उसमें बस आपको ध्यान क्या देना है कि जो चर है x y z, जो भी जो अपना मान बदल सकता है उसे चर बोलते हैं, ये आपको पता होगा। जो चर है उसका घातांक क्या होने चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तब वो क्या बन जाता है, बहुपद बन जाता है। अच्छा, बीजीय व्यंजक मतलब कुछ भी आप चर और अचर को मिला के लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3 x की घात 2 जमा में 5। अब आपको पता है कि x जो है वो क्या है, यहाँ पे देखो x जो है ये चर है, क्योंकि इसका मान बदल सकता है, वेरिएबल बोलते हैं ना इंग्लिश में। और जो 3 है ये अचर है, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। 3 का मतलब तो हर जगह 3 ही रहेगा ना भाई, x का मान तो कुछ भी आ सकता है, अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो x बदल सकता है, वो चर है। अचर यानी जो अपना मान नहीं बदल सकता, जैसे 5 भी क्या है, अचर है। अब जो ये चर है यहाँ पर इसका ये घातांक है, ये क्या है, इसका घातांक यानी घात का अंक। बस हमें क्या देखना है कि अगर कोई बीजीय व्यंजक है, जैसे कि ये बीजीय व्यंजक, ये अगर बहुपद बनना चाहता है तो आपको बस ध्यान देना है कि जो घातांक है वो एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ठीक है, प्राकृत संख्या, ठीक है, आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 अप टू ऐसे कहीं तक भी चले जाओ, अनंत तक। ठीक है, तो घातांक इनमें से कोई एक होना चाहिए। समझ में आ गई बात। यानी कोई भी बीजीय व्यंजक का मतलब, बीजीय व्यंजक का मतलब फिर से समझ लो, x y z 1 2 3 इन सबको मिला के कुछ भी लिख दो यार, इनके कॉम्बिनेशन से बीजीय व्यंजक बन जाएगा। ठीक है ना, बस आपको याद रखना है जो अचर लिखने है वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे बस हमें क्या ध्यान देना है, घातांक। हालांकि ये 9 का टॉपिक है, यहाँ पे आपसे नहीं पूछा जा रहा कौन बहुपद है कौन नहीं है, फिर भी समझने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 3x की घात 5, क्या ये बहुपद है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको घातांक देखो, किसका घातांक देखना है, x का। ठीक है, कितना है 5, 5 एक प्राकृत संख्या है। अगर आपसे कोई कह दे 2x की घात -3, आप कहोगे बहुपद नहीं है, बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि घात जो है वो ऋणात्मक आ गई। नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या में ऋणात्मक घातें मतलब ऋणात्मक चीजें नहीं होती। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई क्या 1 में x की घात 3 ये बहुपद है, आप कहोगे ये भी नहीं है। क्यों भाई, घात तो यहाँ पे 3 नजर आ रही है, तो 3 तो होना चाहिए। नहीं, क्यों, क्योंकि इसको आप जब ऊपर लाके लिखोगे, ठीक है, x की घात 3 जब ऊपर आएगा तो असलियत में ये -3 नजर आएगा। पता है ना आपको ये रूल, माइनस में घातांक होता है तो ऊपर आके प्लस में हो जाता है। इसी तरह से अगर प्लस में होगा तो ऊपर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ ले
कि क्या वर्गमूल x प्लस में 5 बहुपद है? आप बोलोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्गमूल में होने का मतलब होता है कि इसकी घात 1/2 है। तो घात या घातांक मतलब घातांक जो है ये फिर से 1/2 आ गया। 1/2 प्राकृत संख्या नहीं होती है, बटे में नहीं आता ना पूरी संख्याओं में, ठीक है। लेकिन अगर यही कोई आपसे पूछ ले, ठीक है, जैसे अभी मैंने बोला √x जमा 5 तो नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले x जमा वर्गमूल 5, अब क्या बोलोगे? अब बोलोगे है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें जो चर है उसी का घातांक देखना है, यानी x का। तो यहाँ पे x का घातांक 1/2 है, वर्गमूल में होने का मतलब 1/2, तो ये नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे x का घातांक 1 है, 5 वर्गमूल में है नहीं है फर्क ही नहीं पड़ता भाई साहब, हमें देखना है x का घातांक क्या है, ठीक है। तो ये सब हमने क्लास 9 में पढ़ा था यार, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इसको छोड़ो। अभी जो क्लास 10th में पढ़ना है उसकी बात करते हैं। देखो यार, अब बहुपद आपको समझ में आ गया। यहाँ पे पहली बात तो हमें एक चर वाला बहुपद पढ़ना है, ठीक है। तो एक चर वाले बहुपद में सबसे पहले आप बहुपद की घात देखोगे। बहुपद की घात अगर 1 है तो रैखिक होगा, बहुपद की घात 2 है तो द्विघाती होगा, बहुपद की घात 3 है तो त्रिघाती होगा, ठीक है। बहुपद की घात का क्या मतलब होता है? बहुपद की घात का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा घातांक है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2x की 2 जमा 3x की 3 जमा 4x। अभी याद रखना हम बात कर रहे हैं एक चर वाले की, एक से ज्यादा चर होंगे तो वो किसी और वीडियो में बताऊंगा कैसे निकालते हैं। फिलहाल जितना अपने सिलेबस में पहले वो कवर करते हैं, अभी मैं एक चर वाले बहुपद की बात कर रहा हूँ। एक चर वाले बहुपद में देखना बहुत आसान होता है कि घात क्या है, सबसे बड़ा पावर देख लो। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जैसे घातांक 2, यहाँ पे घातांक 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 1 2 3 में सबसे बड़ा कौन? 3, तो बहुपद की घात हो गई 3, यानी ये बहुपद कैसा है? त्रिघाती। चाहे आप त्रिघाती बोलो या त्रिघात बहुपद बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर होता 2x की पावर 6 जमा में 4x की पावर 3, ठीक है, तो बहुपद की घात क्या हो जाती? 6 हो जाती। हमें नाम सिर्फ अभी 3 तक याद रखने हैं। इसी तरह से अगर 2x जमा 5 कोई लिख दे, इसी तरह से अगर कोई लिख दे 2x जमा में 5, तो यहाँ पे x की घात 1 नजर आ रही है, यहाँ तो x है नहीं, मतलब x का 0 समझो। तो बड़ा कौन है? x की घात 1, 1 वाले को क्या बोलेंगे? रैखिक, ठीक है। तो ये आप चीजें याद रखना, ठीक। अब बात करते हैं हमें मेनली क्या पढ़ना है। हमें मेनली पढ़ना है द्विघाती बहुपद जो एक चर में हो। द्विघाती बहुपद अपने सिलेबस में है जो किस में हो? एक चर में हो। एक चर वाले द्विघाती बहुपद की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मानक रूप होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। याद रहे यहाँ पे आपको कि यहाँ पे x जो है वो चर है, a b और c अचर हैं, मतलब इनकी वैल्यू फिक्स रहेगी, ठीक है। और जो ये a b c अचर हैं ये वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, और जो a है यानी x² का गुणांक जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने लिखा 5x की घात 2 जमा में 4x जमा में 6, ये लिखा मैंने। तो सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। ये सबसे बेसिक चीज है और वो पहचानना बहुत आसान है। कैसे? जो x² का गुणांक है उसको a बोलेंगे, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है? 5, यानी कि यहाँ पर a का मान हो गया 5। जो x का गुणांक है उसको b बोलेंगे, यहाँ पे x का गुणांक है 4, यानी b का मान हो गया 4। जो अकेला बच गया जिसके पास x नहीं है, ठीक है, इसका कोई x नहीं है, शुरू से शरीफ रहा ये, तो ये c होगा, ठीक है। c कितना? 6। आगे बात समझ में? चलो, तो याद रखना आप कि जो a b और c है, जैसे कि अभी यहाँ पे आया था 5 4 6, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी कि a b c क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। याद रहे आपको, किसी भी बहुपद में अगर वो द्विघाती बहुपद है तो हो सकता है b 0 हो ना हो, कुछ भी हो सकता है, c 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन a पक्की बात है कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर a ही 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाली टर्म ही खत्म कर दोगे, तो ये द्विघात कहाँ रह गया फिर, ठीक है ना। क्योंकि सबसे बड़ी घात तो चाहिए ना अपने को 2, तभी तो द्विघाती बनेगा। तो अगर a को ही 0 रख दोगे तो 0 इंटू में समथिंग 0, इसको भूल जाओ, फिर हमें भूलना ही तो नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें द्विघाती बनाना है तो a को 0 नहीं होना है, ठीक है। a 0 नहीं हो सकता, ये कंडीशन याद रखना,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लेते हैं कि इनमें से किसकी वैल्यू 0 हो सकती है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ही हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। ठीक है, याद रखना। चलो, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो अब बात करते हैं किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। गुणांक आपको समझ में आ गए होंगे। गुणांक मतलब क्या, जो ये ए बी और सी हैं इनको गुणांक बोल रहे हैं। और शून्यक आपके लिए हो सकता है नई चीज हो, तो शून्यक को याद रखना। ठीक है, अगर अपने पास कोई बहुपद है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी, यानी द्विघाती की बात करेंगे अभी हम, जो एक चर में हो, तो इसके शून्यक होंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, देखो जिसकी जितनी घात उसके उतने अधिकतम शून्यक, मतलब अगर द्विघाती है तो अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं, त्रिघाती है तो अधिकतम शून्यक 3 हो सकते हैं। इस तरह से चलेगा मामला। अब शून्यक क्या होता है वो भी समझ लो। शून्यक का मतलब ये है, जैसे समझो अगर अपना बहुपद x में है तो x बराबर यहां पर क्या रख दूं मैं, x बराबर ऐसा क्या रख दूं मैं कि ये शून्य बन जाए, वही इसका शून्यक होगा। शून्यक की सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर अपने पास बहुपद है मान लो x में, तो x की जगह पे ऐसा मैं क्या रखूं कि ये चीज बन जाए 0। ठीक है, यानी कि शून्य। तो मतलब x का वो मान जो इसको शून्य बना सकता है वही इसका शून्यक कहलाता है। सीधी सी बात है। ठीक, और मैंने क्या बोला, जिसकी जितनी घात उसके उतने शून्यक अधिकतम हो सकते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे अल्फा रखता तो ये 0 बन जाता है ना, तो अल्फा इसका शून्यक हो गया। अगर मैं बीटा रखता तो 0 बन जाता, तो ये हो गया। अब अल्फा बीटा ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। ठीक है, कि शून्यक क्या होते हैं। अभी मैं द्विघात में नहीं समझा रहा, क्योंकि द्विघात में फिर क्या रहेगा, थोड़ा आपको टाइम लगेगा समझने में। अभी रैखिक में समझो, यानी एक घात हुआ, अगर जैसे मैंने लिखा x जमा 5, अभी मैं एक घात की बात कर रहा हूँ। आपको ये भी पता लग गया होगा कि अगर बहुपद एक घात वाला है रैखिक, तो इसके अधिकतम शून्यक भी एक ही हो सकते हैं। तो यानी कि मान लेते हैं इसका शून्यक जो भी आएगा उसे हम अल्फा बोलेंगे। तो बताओ आप x की जगह पे ऐसा क्या रखूं कि उसमें 5 जोड़ने पे वैल्यू आ जाए 0। आप फटाक से बोलोगे यार अगर x की जगह 5 रख दो, मतलब -5 रख दो, x की जगह पे क्या रख दो, -5, तो वो 5 में जुड़ के कितना दे देगा, 0। तो यहां पे याद करो, जैसे ही मैंने x की जगह पे -5 रखा, इस पूरे का जो मान आया वो 0 आ गया। समझ में आ गई बात। तो मतलब क्या, x की जगह -5 रखने से अगर ये 0 यानी शून्य हो जा रहा है, तो इसका एक शून्यक है -5। ठीक है, तो इसका शून्यक क्या है, इसका शून्यक हो गया -5। अब शून्यक को हमने ऐसे डिनोट कर दिया है कि चलो जो भी शून्यक आएगा उसे हम अल्फा बोल देंगे, है ना, ऐसे हमने मान लिया। जरूर नहीं अल्फा ही बोला जाए, कुछ भी बोला जा सकता है, अल्फा बीटा, ठीक है, चलता है, या फिर हमारी किताब में भी, इसलिए मैंने अल्फा बोल दिया। ठीक है, आगे बात समझ में क्या होता है। इसी तरह से अगर ये द्विघाती होता, अगर ये द्विघाती होता, जैसे आपके सामने है x² -4, ये कोई द्विघाती है, तो मैंने क्या बोला, अगर ये द्विघाती है तो इसके 2 शून्यक हो सकते हैं, अल्फा और बीटा। निकालेंगे कैसे वो बाद में है, यहाँ पे तो मैं सीधा देख के बता सकता हूँ कि अगर x की जगह 2 रख दूं तो 2 का वर्ग 4 हुआ, 4 - 4 0 बन जाना है। देख लो, x की जगह 2 रखो, 2 की घात 2, 4 - 4 0। अगर मैं x की जगह पे -2 रख दूं तो -2 की घात 2 भी +4 ही होती है, तो ये भी 0 बन जाएगा। मतलब 2 वैल्यू आई हैं, इनमें से एक को अल्फा बोल दो और एक को बीटा बोल दो, यानी अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर -2। कैसे निकालेंगे वो बाद में देखेंगे। समझ में आ गया आपको शून्यक का क्या मतलब होता है, यानी कि x का वो मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, वही उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। शून्यक एक से भी ज्यादा हो सकते हैं। कैसे, द्विघाती है तो 2 होंगे अधिकतम, त्रिघाती है तो अधिकतम 3 होंगे, इस तरह से चलेगा। ये समझ में आ गया आपको शून्यक क्या चीज है, अल्फा और बीटा क्या चीज है। जो भी शून्यक आ रहा है उसी का एक का नाम अल्फा रख दिया, एक का नाम बीटा रख दिया। अच्छा, अब आपको याद रखना है कि शून्यक और गुणांक, यानी कि जो अल्फा बीटा है और जो ए बी सी है, इनके बीच में संबंध क्या होता है। संबंध ये होता है कि अल्फा और बीटा को अगर जोड़ा जाए, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसके लिए याद रखना, इसके लिए बात हो रही है। ठीक, यानी कि अगर अपने पास द्विघाती बहुपद है एक चर में, ठीक है, एक चर क्या है वो x, यानी कि अगर अपने पास द्विघाती बहुपद है एक चर वाला, तो अल्फा और बीटा यानी शून्यकों का योग, देखो अल्फा शून्यक बीटा शून्यक, दोनों का योग निकाला, तो इसको हम बोल सकते हैं शून्यकों का योग बराबर आता है -b/a, यानी b यहाँ से पहचानो डिवाइड बाई a। इसी तरह से
अल्फा गुणा बीटा जो आएगा, यानी अल्फा और बीटा को गुणा की जाए तो इनका जो गुणनफल होगा वो बराबर आएगा c/a के। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। अभी मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। उससे पहले एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर तो क्या था कि अगर आपको बहुपद दिया है तब आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हो या फिर वहाँ पे वेरीफाई कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको पहले से ही अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दे दिया जाए और फिर अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ वो बहुपद कौन सा है जिसका अल्फा और प्लस बीटा इतना आता है, अल्फा गुणा बीटा इतना आता है, यानी कि आपसे सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि भैया आप बहुपद बता दो अगर हमें शून्यकों का योगफल इतना पता है और शून्यकों का गुणनफल इतना पता है। तो आपको क्या करना है, तो आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, जो यहाँ पे लिखा पहले इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रखोगे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और बाहर क्या कोई वास्तविक संख्या के लगा दोगे। जैसे अगर उन्होंने कहा अल्फा जमा बीटा की वैल्यू 2 है यानी शून्यकों का योग 2 आता है और शून्यकों का गुणनफल 3 आता है। जैसे मान लो उन्होंने कहा कि शून्यकों का योगफल 3 आता है और शून्यकों का गुणनफल 2 आता है, तो हमारा बहुपद पता है क्या हो जाएगा, बाहर के लिखना है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह जो है वैल्यू वो रख दो, सीधा सा फॉर्मूला है ये, अल्फा इंटू बीटा की जगह जो बोला है वो रख दो। इसको कैलकुलेट कर लो यार, इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। फिलहाल आपको जो मैं समझाना चाहता था वो समझ आ गया होगा। याद रखना के कोई वास्तविक संख्या है। ठीक, तो अपने पास ये जो है ना ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर मैं अल्फा जमा बीटा का मान दिया गया है और अल्फा गुणा बीटा का मान दिया गया है, इसको याद रखना। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। अब जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद एक ग्राफ वाली चीज़ बचती है, वो मैं क्वेश्चन के बाद बताऊंगा कि शून्यकों का ग्राफ में क्या मतलब होता है। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला गया उदाहरण 2 है आपके एनसीईआरटी का कि द्विघात बहुपद है ये, इसके शून्यक ज्ञात करो, शून्यकों के गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यता की जांच भी करो। ठीक है, तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं भाई, कर देते हैं। क्या है यार इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x जमा कितना है 10। ठीक है, ये है। अब हमें क्या करना है, हमें शून्यक निकालना है। हम बोलेंगे शून्यक या शून्यकों के लिए, शून्यकों को ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ठीक है, माना कि जो भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 10 है वो है 0 के बराबर। याद रहे यहाँ कहीं बराबर 0 नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने इसको बराबर लिख दिया 0 के। पहले ये बहुपद था लेकिन अब ये समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो हम ये क्यों लिख रहे हैं बराबर 0, उसका रीजन देना पड़ेगा। क्यों लिख रहे हैं, शून्यकों को ज्ञात करने के लिए। मतलब क्या है कि इसका हमें ज्ञात करना है शून्यक। तो अगर शून्यक हमें ज्ञात करना है तो मतलब x का वो मान ज्ञात करना है जो इसको 0 बना दे। यही तो मैंने आपको अभी परिभाषा बताई शून्यक की। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर मैं इसको पहले ही 0 के बराबर रख दूं फिर x का मान निकालूं तो x का मान वही तो आया जब ये 0 था, यानी कि वो शून्यक ही होगा। यही लॉजिक है। ठीक है ना, फिर से समझ लो। शून्यक का मतलब क्या था कि जो x का वो मान जो इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। तो मतलब जब भी हम शून्य निकालेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे, तो इसको x के बराबर रख के चलो पहले ही, ताकि जो भी x का मान आए वो शून्यक ही हो। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखो ये तरीका मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि यहाँ पर हम, ठीक है, कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट वाले तरीके से। ठीक है, गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं, सबसे पहले देते हैं x की घात 2 वाला पद पहले होना चाहिए, फिर x वाला होना चाहिए, फिर जिसके पास x नहीं है वो होना चाहिए। इसी क्रम में लिखा होना चाहिए। फिर याद रहो कि अपने को याद रखना, अभी जो तरीका बता रहा हूँ जिसको नहीं आता वो एकदम ध्यान से देखना। अपने को 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको गुणा करके वो संख्या आती हो जो इन दोनों को गुणा करके आती है। इन दोनों को बोले तो यहाँ तो 10 है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, तो 10 गुणा 1 कितना होता है 10। यानी कि हमें वो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करके 10 आता हो। और फिर आपको देखना है यहाँ पर निशान क्या है, यहाँ पर अगर प्लस है तो इन्हीं दोनों संख्याओं में कोई बदलाव नहीं करना, वही संख्याएं होनी चाहिए। लेकिन इनको इस बार प्लस करके वो चीज आती हो जो बीच में लिखा है। बीच में मतलब x का गुणांक क्या है 7 है।
चाहे यहाँ माइनस हो प्लस हो, आप अभी वहां पे साथ ही लिखोगे। ठीक है, समझ में आया। अब जरा चेक करो, पहले गुणा में चेक करो। ऐसी संख्या सोचो जिनको गुणा करके 10 आता हो, तो मैं कहूंगा यार 10 गुणा 1 भी 10 होता है, 10 गुणा 1 भी 10 होता है। मैंने कहा ठीक है यार, ये कंडीशन तो ठीक है, 10 तो आ रहा है, लेकिन क्या 10 और 1 7 होता है? ये तो गलत हो गया। यानी कि मैं 10 और 1 नहीं ले सकता, मैं 10 और 1 नहीं ले सकता, मुझे कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा भाई। फिर मैंने कहा यार ठीक है भाई, 5 और 2 को गुणा करें तो 5 दूनी 10 होता है, बिल्कुल। क्या 5 और 2 को जोड़ के 7 भी आता है? बिल्कुल। दोनों कंडीशन सही हो गई। अगर दोनों कंडीशन सही हो गई हैं तो मतलब हमारा जिसको हम ढूंढ रहे थे नंबर्स को है 5 और 2। कुछ नहीं करना आपको, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखना है, 7 जो लिखा है बस इसकी जगह ब्रैकेट बना दो, x की जगह x लिखना है, प्लस 10 की जगह प्लस 10 लिखना है, बराबर की जगह बराबर, जीरो की जगह जीरो। क्या छोड़ दिया मैंने? 7 छोड़ दिया यहाँ पे बस। तो उसी 7 की जगह आपको लिखना है 5 प्लस 2, और कुछ नहीं करना। हो गया, आगे बात समझ में? ठीक है, वो रफ वर्क है, आप रफ में कर सकते हो, आपके दिमाग में डायरेक्ट चीजें आ जाती हैं, डायरेक्ट भेज सकते हो। ठीक है ना, उसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, वो समझाने के लिए था। ठीक है, रफ में लिख दोगे कोई गलती नहीं है। चलो यहाँ पे आ जाओ। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल सॉल्व हो गए। प्लस प्लस 5 इंटू में एक्स क्या हो गया? 5x प्लस 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 2 इंटू एक्स 2x। ठीक है ना, आप ऐसे भी कह सकते हो, x यहाँ पे आ गया, x इंटू 5 5x, x इंटू 2 2x, प्लस में क्या है इसके बाद 10, बराबर में कितना है 0। अब आपको इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो। इन दोनों में से देखो x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 2 पंजे 10 यानी 5, बराबर में कितना 0। इसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यार ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में वैल्यू तो सेम है, हमेशा सेम ही आनी चाहिए, अलग आ गया मतलब आपने गलत कर दिया। ठीक है, तो x प्लस 5 एक जैसा है, तो x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ से x प्लस 5 कॉमन बचा, हट गया तो क्या बचा x, यहाँ से x प्लस 5 हट गया, कॉमन आ गया तो क्या बचा 2, बराबर में कितना है 0। इसके बाद हमारा स्टेप होता है, यानी कि इसका मतलब है या तो x प्लस 5 बराबर 0 रहा हो, या फिर x जमा 2 बराबर 0 रहा हो। ऐसा क्यों लिखते हैं इसको भी समझ लो, ध्यान से देखना। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है, जो भी मान है, और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है, ये दोनों ब्रैकेट चिपका के लिखे, मतलब इनके बीच में हो रहा है गुणा, मल्टीप्लाई। तो अगर दो चीज़ें गुणा करके 0 आ रहा है तो ऐसा तभी हो सकता है जब या तो पहली 0 रही हो सकता है दूसरी 0 ना हो, तो 0 तो 0 गुणा में समथिंग नॉन 0 भी 0 ही होगा, या फिर हो सकता है ये 0 ना रहा हो वो 0 हो, ठीक है, तब भी गुणा करके 0 आएगा, या फिर हो सकता है दोनों ही 0 हो तब भी 0 आएगा। यानी कि ये चीज़ें बनती हैं, तो हम क्या बोलेंगे, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, दोनों 0 होगा तब भी कोई टेंशन नहीं है। तो इसीलिए इनको अलग अलग 0 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -5, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर -2। यानी कि देखो हमने जब 0 के बराबर रखा तभी तो ये चीज़ें आई हैं, यानी इसको अगर बहुपद में रखोगे तो ये 0 ही बनाएगा, तो मतलब ये जीरोज ही आए हैं, यानी कि शून्यक ही आए हैं। तो एक शून्यक का नाम हमने रखा है अल्फा, और जो दूसरा वाला आया उसका नाम रखा है हमने बीटा। तो यहाँ से शून्यक निकल गए अल्फा और बीटा। आगे बात समझ में? अच्छा ठीक है, अब जब ये शून्यक अल्फा और बीटा 5 और -2 आ गए तो हमें जांच भी करनी थी। क्या करनी थी? जांच। ठीक है, चलो भाई जांच करके दिखा देता हूं मैं यहाँ पे आपको। ठीक है, जांच के लिए क्या था, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, -b/a। अल्फा का मान कितना आया है, -5, प्लस बीटा की वैल्यू -2, तो प्लस माइनस -2 बराबर माइनस, ये फॉर्मूले में माइनस पहले से है, b किसे बोलते हैं, x के गुणांक को, याद रखना। ठीक है, कितना है 7 डिवाइड बाई a किसको बोलते हैं, x स्क्वायर के गुणांक को। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, तो 1, तो -5 -2 -7 होगा, इधर भी -7 आ गया, तो यहाँ पे तो देखो RHS बराबर आ गया RHS के। ठीक है, इसी तरह से हमें अल्फा गुणा बीटा पता है कितना होता है, c/a, कितना होता है, c/a। तो अल्फा कितना, -5 गुणा में बीटा कितना, -2
बराबर सी क्या होता है जो यहाँ पे है 10 बटे में ए तो 1 ही है, तो -5 इंटू 2 10, यहाँ भी कितना 10, तो यहाँ भी LHS बराबर RHS, ये हो गया। ठीक है, तो ये जांच है और ये हमने निकाला, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगला क्या है, ठीक है, ये उदाहरण कौन सा था 2, मैंने दोबारा उतार लिया, चलो हटाओ इसको। ठीक है, अगला क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल ये और ये है। ठीक है, तो यानी कि शून्यकों का योग यानी अल्फा और बीटा हमें बताया गया है, और गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा हमें बताया गया। पहले क्या लिखा है योग, तो जो पहला है वो योग का यानी कि -3 है। फिर क्या लिखा है गुणनफल, यानी जो दूसरा है वो गुणनफल है यानी कि 2। हमसे क्या पूछा है, बहुपद बता दो भाई। अभी मैंने आपको क्या बताया कि यार बहुपद जो होगा वो हो जाएगा के ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये तो बताया ना। तो यहाँ नहीं कि यहाँ क्या हो जाएगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -3, x अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, अगर आपने यहाँ के नहीं लिखा है तो ये मान के चलोगे कि यहाँ पे आपने 1 लिखा हुआ है बाहर। ठीक है, यानी कि जब यहाँ पर सिंपल फॉर्म में रहता है तो कई बार हम लिखते नहीं है, तो वहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि चलो यहाँ पर हम के की वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लिख के चलो। ठीक है ना, बहुत बार नहीं भी लिखवाते हैं, मुझे पता है ये बात, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या रहता है, लिख के चलना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस में 2। के की वैल्यू ये क्यों रखते हैं, क्योंकि के की वैल्यू कोई भी वास्तविक संख्या रख दो, 4 रख दो, 6 रख दो, 8 रख दो, तब भी जो शून्य का आएंगे वही रहेंगे, शून्यकों का योग उनका तब भी वही रहेगा, गुणनफल तब भी वही रहेगा। यानी के की बहुत सारी वैल्यू के लिए शून्यकों का योग ये और शून्यकों का गुणनफल ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको इतना नहीं सोचना, अभी सिंपली सीखो आप। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में भी क्या आंसर देते हैं, सिर्फ ये वाला, पीछे बहुत बार आंसर सिर्फ ये रहता है, के नहीं रहता वहाँ पे, तो आपको ये मान के चलना है कि उन्होंने के की वैल्यू 1 ले ली है, 1 लोगे तो ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात, तो ये हो गया। चलो इतना अगर क्लियर हो गया तो अब ग्राफ समझ लो, शून्यकों का ग्राफ पे क्या मतलब होता है, इसको हटा के मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। ठीक है, कि जैसे आपके पास मान लो कोई शून्यक है ax² जमा में bx जमा c, अभी मैं फिर से द्विघात बहुपद की बात कर रहा हूँ जो एक चर में हो। ठीक है, इसके शून्य का अगर आ गए अल्फा और बीटा, देखो जो ये होता है ना, इसको हम बोलते हैं बहुपद को, चलो px बोल देते हैं, चाहे आप px बोलो या इसी को y भी बोल दिया जाता है। तो मतलब यहाँ पे आप x की वैल्यू रखोगे, px की जो वैल्यू आएगी वो y है। तो मैंने क्या बोला, अल्फा और बीटा रखने पे, जब यहाँ पे x की जगह अल्फा रख दोगे, बीटा रख दोगे, तो ये चीज असलियत में किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर। ये चीज किसके बराबर हो जाती है, 0 के। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 0 के बराबर बना दूंगा, यानी कि x की जगह पे मैंने अल्फा रख दिया और इसकी जगह पे बीटा, ये 0 बन गया, तो 0 कौन बन रहा है, px की वैल्यू हम कहाँ दर्शाते हैं, y एक्स पे। यानी कि जब इसका ग्राफ बनाओगे ना आप असलियत में, तो यहाँ पर x लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, चाहो तो यहाँ पे आप px लिखो, ठीक है, या फिर उसी को मैं y बोल रहा हूँ। ठीक है, तो x का मान जब आप अल्फा रख रहे हो तो असलियत में पोलिनोमियल जो भी आपका है, बहुपद जो भी आपका है वो 0 बन जा रहा है। ऐसे ही आप जब बीटा रख रहे हो तब भी ये 0 बन जा रहा है। समझ में आ रहा है, तो यानी कि y की वैल्यू 0 है। y 0 कहाँ होता है, x अक्ष पे होता है। y 0 कहाँ होता है, x अक्ष पे होता है। यानी कि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो वो x एक्स को काटेगा, कहाँ पर, जहां पर वो शून्यक होंगे उसके। तो इसीलिए अगर आपका ग्राफ px में है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ax² जमा bx, कुछ भी, ठीक है, द्विघात भी हो सकता है, त्रिघात भी हो सकता है, रैखिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा, ठीक है, अगर वो px की फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे बोला गया है px के लिए है, तो मतलब जहां पे उसके शून्य होंगे वहां पे y, ठीक है ना, यहाँ तक लिखा भी हुआ है, px को ही क्या बोलते हैं, y 0 होगा। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है, अगर आपको ग्राफ में शून्यकों की संख्या देखनी है तो आप देखो ग्राफ x एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, ये गया ग्राफ, इसने x एक्सिस को यहाँ पे काटा, इसका एक शून्यक है, ठीक है ना। y को कहाँ पे काटा वो नहीं देखना, x को कहाँ पे काटा, p के अंदर क्या लिखा है x को कहाँ पे काटा वो देखना है, क्योंकि जो px होता है वो y के बराबर होता है। px के 0 होने का मतलब है y 0 है, y 0 होने का मतलब है कि ग्राफ वो पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब y 0 होता है तो असलियत में वो बिंदु x अक्ष पे होता है। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है 2.1, आप खुद भी कर सकते हो,
कि आपको देखना है ग्राफ ने x को कितनी जगह पे काटा उतने ही शून्यक, इसके 2 शून्यक, इसने यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, इसके 3 शून्यक, ठीक है। इसी तरह से हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, बस कितने शून्यक हैं। तो यहाँ पर 1 शून्यक है, यहाँ पे 2 शून्यक है, यहाँ पे 1 2 3 शून्यक है, ठीक है। ये उदाहरण 1 है आपका। इसी तरह से जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 2.1 उसमें भी यही चीज़ बतानी है, आप बता लोगे आराम से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। जल्दी देखेंगे हम आगे की आने वाली प्रश्नावली। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।